अस्सलाम वालेकुम सामीन, हाज़िर खिदमत है आब हयात की अगली किस्त। सालार कपड़े तब्दील करके वाशरूम से निकला और ड्रेसिंग रूम की लाइट ऑफ करके कमरे में आते हुए उसने इमामा को इस तरह सोफ़े पे अपनी सारी चीज़ें फैलाए देखा। वो हैरान सा हुआ। वो जब से आई थी उस वक्त से उन चीज़ों को लेकर बैठी हुई थी। कुछ भी नहीं, बस रखने वाली हूँ। इमामा ने चीज़ों को समेटना शुरू कर दिया था। एक वार्डरोब मैंने खाली कर दी है, तुम अपने कपड़े उसमें रख लो। अगर कुछ और जगह की ज़रूरत हो तो गेस्ट रूम की एक वार्डरोब भी खाली है, तुम उसे इस्तेमाल कर सकती हो। वो अपने कमरे में कुछ ढूंढ रहा था और उससे कह रहा था, मैं सईदा अम्मा के घर से अपना सामान लाना है। इमामा ने सब चीज़ों को दोबारा डब्बों में पैक करते हुए कहा। कैसा सामान? वो अभी तक दराज में कुछ ढूंढ रहा था। मेरे जहेज़ का सामान, इमामा ने बड़ी रसानियत से कहा। मसलन? वो दराज से निकाले गए कुछ पेपर को देखते हुए चौंका। बर्तन हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं, फर्नीचर भी है, लेकिन वो शोरूम पर है। और भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं। वो इन पेपर्स को दराज में रखकर उसकी बात सुनता रहा। तुम्हारी ज़ाती इस्तेमाल की कोई चीज़ है वहाँ पर? उसने पूछा। वो सब मेरी ज़ाती चीज़ें हैं, उसने बेसाख्ता कहा। वो जहेज़ का सामान है, साला ने उसे जिताने वाले अंदाज में कहा। अब तुम कहो कि तुम्हें जहेज़ नहीं चाहिए। वो कुछ जुज़बुज़ सी हुई। मुझे किसी किस्म का कोई सामान नहीं चाहिए, साला ने दो टोक अंदाज में कहा। तुम्हें लगता है इस अपार्टमेंट में किसी सामान की कमी है? तुम चाहती हो यहाँ हर चीज़ दो दो की तादाद में हो? रखेंगे कहाँ? वो पूछ रहा था। इमामा सोच में पड़ गई। इतने सालों से चीज़ें खरीदती रही हूँ अपने लिए, लेकिन ज़रा सामान अब्बू के पैसों से आया है, वो नाराज़ होंगे। वो अब भी तैयार नहीं थी। डॉक्टर साहब ने अपनी तीनों बेटियों को जहेज़ दिया? वो पूछ रहे थे। नहीं दिया ना? तुम्हें कैसे पता? वो चंद लम्हे तक बोल नहीं सकी। उन्होंने हमें खुद बताया था, उसने कहा। उनकी तीनों बेटियों की शादियाँ फैमिली में हुई हैं, इसलिए इमामा ने कहा। ट्रस्ट मी, मैं भी जहेज़ लेकर ना आने पर तुमसे बुरा सलूक नहीं करूँगा। ये डॉक्टर साहब का तोहफ़ा होता तो मैं ज़रूर रखता, लेकिन ये उन्होंने तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए दिया है, क्योंकि तुम्हारी शादी किसी ऐसी फैमिली में हो रही है जिसके बारे में मुकम्मल तौर पे नहीं जानते थे, लेकिन मेरे बारे में तो वो सब कुछ जानते हैं, और तुम भी। सालाने से कहा। मेरे बर्तन, बेडशीट्स और कपड़े, छोटी छोटी कितनी चीज़ें ने मैंने इतने सालों में जमा की हैं, अब कैसे दे दूँ ये कि सब कुछ किसी को? वो नाखुश थी। ओके, जो चीज़ तुमने अपनी पे से ली है वो ले आओ, बाकी छोड़ दो, वो किसी खैराती इदारे में दे देंगे। सालार ने एक और हल निकाला और इस बारे में वो कुछ सोचने लगी। मैं तुम्हें सुबह ऑफिस जाते हुए सीधा अम्मा की तरफ छोड़ दूंगा, ऑफिस से ज़रा जल्दी आ जाऊंगा, तुम्हारी पैकिंग भी करवा दूंगा। वो हाथ में कुछ पेपर लिए उसकी तरफ आया। सोफे पे उसके पास पड़ी चीज़ों को एक तरफ करते हुए उसके पास बैठ गया। ये चीज़ जगह पर क्रॉस का निशान है, इस पर अपने साइन कर दो। उसने कुछ पेपर उसकी तरफ बढ़ाते हुए एक पेन उसे थमा दिया। ये क्या है? उसने कुछ हैरान होकर उनसे पेपर्स को देखा। मैं अपने बैंक में तुम्हारा अकाउंट खुलवा रहा हूँ, लेकिन मेरा अकाउंट तो पहले ही खुला हुआ है। चलो, एक अकाउंट मेरे बैंक में सही, बुरे नहीं हैं हम, अच्छी सर्विस देते हैं। उसने मजाक किया। इमामा ने पेपर्स पे साइन करना शुरू कर दिया। फिर वो अकाउंट बंद कर दूँ? इमामा ने साइन करने के बाद पूछा। नहीं, उसे वहीं रहने दो। साला ने पेपर उससे लेते हुए कहा। तुम्हें अकाउंट खोलने के लिए कितनी रकम का चेक दूँ? इमामा का ख्याल आया कि वो गैर मुल्की बैंक है, यकीनन अकाउंट खोलने के लिए गैर मुल्की मुल्की बैंक की निस्बत कुछ ज़्यादा रकम की ज़रूरत होगी। तुम्हारा हक महर पे करना है, मुझे उसी रकम से खोल दूंगा। साला ने पेपर्स एक लिफाफे में रखते हुए कहा। इस पर एक फ़िगर लिखो। इमामा ने हैरानी से उस राइटिंग पैड को देखा जो उसने उसकी तरफ बढ़ाया था। कैसी फ़िगर? वो उलझी। कोई भी फ़िगर, अपनी मर्ज़ी के कुछ डिजिट्स, साला ने कहा। क्यों? वो मज़ीद उलझी। साला ने उसके हाथ में पेन थमाया। उसने दोबारा पेन पकड़ तो लिया, लेकिन उसका दिमाग खाली था। कितने डिजिट्स का फ़िगर लिखूं? इमामा ने चंद लम्हे बाद उसकी मदद चाही। वो एकदम सोच में पड़ गया। फिर उसने कहा, तुम अपनी मर्ज़ी से कोई भी फ़िगर लिखो। कितने डिजिट्स लिखोगी? 7 डिजिट्स। इमामा सोच में पड़ गई। ऑल राइट, फिर लिखो। सालार के चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आ गई। इमामा चंद लम्हे साफ कागज़ को देखती रही, फिर उसने लिखना शुरू किया। 375290। उसने राइटिंग पैड सालार की तरफ बढ़ा दिया। कागज़ पर नज़र डालते हुए वो चंद लम्हे के लिए सकते में आ गया। फिर कागज़ को पैड से अलग करते हुए बेख्तियार हंसा। क्या हुआ? उसके रद्दमल पर कुछ और उलझी। कुछ नहीं, क्या होना था? कागज़ को तह करके उसने इमामा के चेहरे को मुस्कुराते हुए बेहद गहरी लेकिन अजीब नज़रों से देखा।
इस तरह क्यों देख रहे हो मुझे? उसने उसकी नज़रों से उलझकर कहा। तुम्हारा शौहर हूँ, देख सकता हूँ तुम्हें। इमामा को एहसास नहीं हुआ। वो बड़ी सफाई से बात बदल गया। इससे बात करते हुए गैर महफूज अंदाज में कागज़ भी लिफाफे में डाल चुका था। तुमने वो साड़ी पहनकर नहीं दिखाई। रात के इस वक्त मैं तुम्हें साड़ी पहनकर दिखाऊं? वो बेख्तियार हंसी। वो उसके पास से उठते उठते रुक गया। वो पहली बार इस तरह खिलखिलाकर हंसी थी, या फिर शायद वो इतने करीब से पहली मर्तबा उसे हंसते हुए देख रहा था। एक बैग के अंदर डब्बा रखते हुए मामा ने अपने चेहरे पर उसकी नज़रें महसूस की। उसने सर उठाकर देखा। वो वाकई उसे देख रहा था। अब क्या है? मैं एक बात सोच रहा हूँ। संजीदा था। क्या? कि तुम सिर्फ रोते हुए नहीं, हंसते हुए भी अच्छी लगती हो। उसकी आंखों में पहले हैरत आई, फिर चमक और फिर खुशी। सालार ने हर तासुर को पहचाना, यूँ जैसे किसी ने उसे फ्लैश कार्ड दिखाए हों। फिर उसने उसे नज़र चुराते हुए देखा, फिर उसके चेहरे का रंग बदलते देखा। पहले उसके कान की लौहें सुर्ख हुईं, फिर नाक, फिर गाल, और शायद इसकी गर्दन भी। उसे ज़िंदगी में पहली मर्तबा किसी मर्द या किसी औरत को इतने वाज़ेह तौर पर रंग बदलते देखा था। जिस तरह से 9 साल पहले भी 2-3 मर्तबा उसने उसे गुस्से से सुर्ख होते देखा था। उसके लिए अजीब सही, लेकिन ये मंजर दिलचस्प था। वह अब भी उसे मुझे अंदाज में सुर्ख चेहरा लिए देख रहा था। ये मंजर उसे बेहद दिलचस्प लग रहा था। ये किसी भी मर्द को पागल कर सकती है। उसके चेहरे पर नज़रें जमाए उसने एतराफ़ किया, और उसने अपनी ज़िंदगी में आने वाली किसी औरत को इतने बेज़रर जुमले पर इतना शर्माते हुए नहीं देखा था। उसको शिकायत थी कि वो उसकी तारीफ़ नहीं करता। सालार का दिल चाहा उसे कुछ और छेड़े। वो बज़ाहिर बेहद संजीदगी से उसे नज़रअंदाज करते हुए चीज़ें बैग में डाल रही थी, लेकिन उसके हाथों की हल्की सी लर्जिश बता रही थी कि वो उसकी नज़रों से कितना कन्फ्यूज़ हो रही है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उन्हें घर में लाने के बाद आपको समझ नहीं आता कि इन्हें कहाँ रखें, क्योंकि आप इन्हें जहाँ भी रखते हैं, उस चीज़ के सामने वो जगह बिल्कुल बेहद बेमाया सी लगती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें घर में लाने के बाद इन्हें जहाँ भी रखें, वही जगह सबसे अनमोल और कीमती हो जाती है। उसकी समझ में नहीं आ रहा था इमामा इसके लिए इन चीज़ों में से कौन सी चीज़ थी। उसके चेहरे को देखते हुए कुछ बेख्तियार होकर उसकी तरफ झुका। उसने बड़ी नरमी से उसके दाएं गाल को छुआ। वो कुछ हया से सिमटी। उसने इसी नरमी से उसके दाएं कंधे को छुआ, और फिर इमामा ने उसे एक गहरा सांस लेकर उठते हुए देखा। वो वहीं बैठी रही। सालार ने पलट कर नहीं देखा। वो इन पेपर्स का बेड की साइड टेबल पर रख रहा था। पलट कर देखता तो शायद इमामा की नज़रें उसे हैरान कर देती। उसने पहली मर्तबा उसके लम्स में मोहब्बत नहीं, एहतराम था, और क्यों वो ये नहीं समझ सकी थी। वो अगले दिन तकरीबन 10 बजे सईदा अम्मा के घर आए। इमामा का मुस्कुराता मुतमईन चेहरा फौरी रद्द-ए-अमल ये हुआ कि उन्होंने न सिर्फ सालार के सलाम का जवाब दिया, बल्कि उसके सर पे प्यार करते उसका माथा भी चूमा। ये सब भी लेकर जाना। उसे अपने कमरे में लाईं। वहाँ किताबों की 2 अलमारियाँ थीं। उनमें से तकरीबन 300-400 किताबें थीं। ये बुक्स? सालार ने हाथ के इशारे से पूछा। नहीं, ये एज़ल, कैनवस, पेंटिंग का सारा सामान। इमामा ने कमरे की एक दीवार के साथ बड़े पेंटिंग के सामान और कुछ अधूरी पेंटिंग्स की तरफ इशारा किया। ये सब कुछ ज़्यादा नहीं है कुछ? बुक्स ही तकरीबन 2 कार्टन में आएंगी। सलार ने इसकी किताबों को देखते हुए अंदाज़ा लगाया। नहीं, ये इतनी बुक्स नहीं हैं, और भी हैं, इमामा ने कहा। उसने अपना दुपट्टा उतार कर बेड पर रख दिया, और फिर घुटनों के बल कारपेट पर बैठते हुए बेड के नीचे से एक और कार्टन खींचना शुरू किया। ठहरो, मैं निकालता हूँ। सालार ने उसे रोका और खुद झुककर कार्टन को खींचने लगा। पता है, बेड के नीचे जितने भी डब्बे हैं वो सारे निकाल लो, उन सब में बुक्स हैं। इमामा ने उसे हिदायत दी। सालार ने झुककर बेड के नीचे देखा। वहाँ तकरीबन मुख्तलिफ साइज़ के 7-8 डब्बे मौजूद थे। वो एक के बाद एक गत्ता निकालता गया। बस? उसने खड़े होते हुए और हाथ झाड़ते हुए मामा से पूछा। वो उसकी तरफ मुतवज्जा नहीं थी। वो कमरे में मौजूद कपड़े की अलमारी के ऊपर एक स्टूल पर चढ़ी और कुछ डब्बे उतारने की कोशिश करने लगी। साला ने एक बार फिर उसे हटाया, खुद वो डब्बे नीचे उतारे। उसका ख्याल था कि किताबों की आखिरी खेप है, क्योंकि कमरे में से डब्बा रखने की कोई और जगह नज़र नहीं आ रही थी। ये उसकी गलत फहमी थी। अब वो अलमारी खोले, उसके अंदर मौजूद एक खाने से किताबें निकाल निकाल कर बेड पर रख रही थी, जो कम अज़ कम 100 किताबें थीं जो उसने अलमारी से निकाली थी। वो खड़ा देखता रहा। अलमारी के बाद बेड की साइड टेबल्स की बारी आई। उसमें भी किताबें थीं। बेड की साइड टेबल्स के बाद ड्रेसिंग टेबल की ड्राज़ों की बारी आई। कमरे में मौजूद कपड़ों की जिस बास्केट को लॉन्ड्री बास्केट समझ रहा था, वो भी किताबें स्टोर करने के लिए इस्तेमाल हो रही थी।
वो कमरे के वसत में खड़ा था। इस कमरे की मुख्तलिफ जगहों से किताबें बरामद होते देख रहा था। बेड पर मौजूद किताबों का ढेर अब शेल्फ पर लगी किताबों से ज़्यादा हो चुका था, लेकिन वो अब भी बड़ी शद्दत से मुख्तलिफ जगहों से किताबें निकाल रही थी। उसने उन खिड़कियों के पर्दे हटाए जो सेहन में खुलती थीं। इसके बाद साला ने बारी-बारी सारी खिड़कियाँ खोलकर उनमें से भी कुछ किताबें निकालते देखा, जो प्लास्टिक के शॉपर्स में बंद थीं। शायद ये एहतियात मट्टी और नमी से बचाने के लिए की गई थी। बस इतनी ही किताबें हैं? उसने बिलाकर सालार को मुतला किया। सालार ने कमरे में चारों तरफ बिखरे हुए डब्बों और डबल बेड पर पड़ी हुई ढेर और ढेर किताबों पर नज़र डालते हुए बड़े तहम्मुल से पूछा, कोई और सामान है? हाँ, मेरे कुछ और कैनवस और पेंटिंग्स भी हैं, मैं लेकर आती हूँ। उसके जवाब का इंतज़ार किए बगैर कमरे से निकल गई। सालार ने डबल बेड पर पड़ी किताबों के ढेर को एक तरफ हट एक तरफ किताब उठाई। वो एक नॉवल था। घटिया रोमांस लिखने वाले एक बहुत ही मशहूर अमेरिकन राइटर का नॉवल। उसने टाइटल पर नज़र डाली और बेख्तियार उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। अगर वो उसका नाम नॉवल का नाम उमामा के सामने लेता तो वो सुर्ख हो जाती। उसने नॉवल खोला। किताब के अंदर पहले ही सफ़े पे उमामा का नाम लिखा हुआ था। जिस तारीख को किताब खरीदी गई थी वो तारीख, जिस जगह से खरीदी गई थी वो जगह, जिस तारीख को किताब पढ़ना शुरू की थी, जिस तारीख को किताब ख़त्म की थी, वो हैरान हुआ। इस तरह के नॉवल को फ़ज़ूल समझता था। वो शायद ये कभी पसंद न करता कि इस राइटर की किसी नॉवल को कोई इसके हाथ में देखे, मगर उसने इस नॉवल पर इतनी संजीदगी से अपना नाम और डेट्स लिखी थी जैसे वो बहुत अहम किताब हो। उसने नॉवल की चंद सफ़े और पलटे और फिर कुछ बेयकीनी के आलम में पलटता ही चला गया। नॉवल के अंदर जगह जगह रंगीन मार्कर से मुख्तलिफ लाइन्स हाईलाइट की गई थी। बाज़ लाइन के सामने स्टार्स और बाज़ के सामने डबल स्टार्स बनाए गए थे। वो बेख्तियार एक गहरा सा सांस लेकर रह गया। इन लाइन्स में बेहुदा रोमांस, बेहद प्लेटोनिक सूफी बातें, ज़ुबानी डायलॉग्स और इन पर स्टार्स बने हुए थे और वो निशान ज़दा थे। साला ने वो नॉवल रखते हुए दूसरा नॉवल उठाया, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पाँचवाँ, छठा, सातवां। वो सब के सब रोमांटिक थे, एक ही तरह के रोमांटिक नॉवेल्स, और वो सब भी इसी तरह के हाइलाइटेड थे। वो ज़िंदगी में पहली बार रोमांटिक, और वो भी मेल्स एंड बॉयज़ और बारबरा कार्टलैंड की टाइप के रोमांस के इतने संजीदाकारी से मिल रहा था। और किताबों के इस ढेर को देखते हुए उस पर ये इंकशाफ भी हुआ था कि किताबें नहीं पढ़ती थी, बल्कि सिर्फ नॉवेल्स पढ़ती थी। कमरे में मौजूद इन 1,500 किताबों में से सिर्फ चंद पेंटिंग्स, क्रॉकरी और शायरी की किताबें नजर आईं। बाकी सब इंग्लिश नॉवेल्स थे और वो ये लेकर जाने हैं। एक नॉवेल देखते हुए वो इमामा की आवाज़ पर बेख्तियार चौंका। वो कमरे में 2-3 चक्कर के दौरान कुछ मुकम्मल और कुछ अधूरी पेंटिंग्स और एक छोटा सा ढेर भी बना चुकी थी। सालार इस दौरान उन किताबों का जायज़ा लेने में मसरूफ़ था। उसने हाथ में पकड़ा हुआ नॉवेल वापस किताबों के ढेर में रखा, जो बेड पे पड़ा था। कारपेट पे पड़ी उसने पेंटिंग्स पर नज़र डालते हुए सालार को एहसास हुआ कि सईदा अम्मा के घर में जा-बजा लगी हुई पेंटिंग भी इसी के हाथ की बनी हुई हैं। यकीनन इन पेंटिंग्स की दीवार पर कोई जगह मज़ीद दस्तयाब न होने की वजह से ये यहाँ थी। बेटा, ये सारा काठ-कबाड़ा इकट्ठा कर लिया? ये लेकर जाऊँगी साथ। सईदा अम्मा कमरे में आईं और कमरे की हालत देखकर चौंकी। अम्मा, ये ज़रूरी चीज़ें हैं मेरी। सालार इमामा के सामने जिसको काट कबाड़ करार दे रहा था, वो उस पर जज्बस हो रही थी कि ये मुझे क्या कह रहे हैं। क्या ज़रूरी है इनमें से? ये किताबें तो रद्दी में दे देते हैं। इतना ढेर लगा लिया और तस्वीरें वहीं रहने दो जहाँ पड़ी हुई हैं। छोटा सा घर है तुम लोगों का, वहाँ कहाँ पूरा आएगा ये सब सामान? सईदा अम्मा किताबों के इस ढेर को देख के परेशान सी हुई। यकीनन उन्होंने भी मामा की सारी किताबों को पहली बार इकट्ठा देखा था और ये उनके लिए कोई खुशगवार नज़ारा नहीं था। नहीं, आ जाएगा पूरा ये सब कुछ। 3 बेडरूम्स हैं, उनमें से एक को इस्तेमाल करेंगे एक सामान रखने के लिए, लेकिन दूसरी चीज़ों को यहीं पर रखना पड़ेगा। कंबल, टॉयलेट्स, रग्स और कुशन्स वगैरह को। वो 1 सेकंड में तैयार हो गई थी। लेकिन बेटा, ये सारा सामान तो काम का है, घर सजाना है इससे। ये किताबों का ढेर और तस्वीरों का क्या करोगी तुम? सईदा अम्मा अब भी मुतरज़ थीं। कोई बात नहीं, इनकी किताबें ज़रूरी हैं। अभी कुछ और कर्टन्स और शॉपर्स हैं जिन्हें पैक करना है। साला ने अपनी स्वेटर्स के आस्तीनों को मोड़ते हुए आखिरी जुमला इमामा से कहा। 3 बजे के करीब वो सारा सामान सालार के घर के गेस्ट रूम में बिखरा पड़ा था। फुरकान ने उस दिन भी उन्हें इफ्तारी के लिए मदऊ किया था, लेकिन सालार ने माजरत कर ली थी कि फ़िलहाल इस सामान को ठिकाने लगाना ज़्यादा अहम है। एक स्टोर में सालार ने कुछ अरसा पहले एल्युमिनियम और ग्लास के रैक्स में कुछ अलमारियाँ देखी थी। ये इत्तफ़ाक ही था कि वहाँ लगाया गया चक्कर बेकार नहीं गया। 6 फुट ऊंची और 3 फुट चौड़ी एक ही तरह की 3 अलमारियों ने गेस्ट रूम की एक पूरी दीवार को कवर करके एकदम स्टडी रूम की शक्ल दे दी थी। लेकिन इमामा की खुशी की कोई इंतहा नहीं थी।
इन 3 अलमारियों में उसकी तकरीबन सारी किताबें समा गई थीं। इन किताबों को इतने साल में पहली बार कोई ढंग की जगह नसीब हुई थी। उसके एज़ल्स, रैक, लॉन्ड्री की दीवार पे बनी रैक्स पर सिमट गए थे। वो जहेज़ के सामान में बर्तनों और बेडशीट्स के अलावा कुछ नहीं लाई थी। तब उसे अंदाज़ा हुआ कि इसकी किस्मत में इस सामान में से सिर्फ़ इन 2 चीज़ों का इस्तेमाल लिखा था। सालार का किचन एरिया पहली बार एक आबाद जगह का नज़ारा पेश कर रहा था। बर्तनों के लिए बने रैक्स के शीशों में नज़र आती नई क्रॉकरी और काउंटर के किचन स्लैब पर इस्तेमाल की छोटी-छोटी चीज़ें किचन की शक्ल ही बदल कर रख दी थी उन्होंने। वो लोग रात के 10 बजे जब फ़ारिग होते तो अपार्टमेंट में आने वाला नया सामान समेटा जा चुका था। उनके लिए फरकान के घर से खाना आया था, लेकिन इस रात इमामा ने बड़े एहतमाम से नई क्रॉकरी में सर्व किया था। अच्छा लग रहा है ना इसे? इमामा ने चमकती आंखों से उससे पूछा। सालार ने अपने सामने मौजूद नए ब्रांड की प्लेट्स और उनके इतराफ में चमकती हुई कटलरी को देखा और फिर कांटा उठाकर उसे बग़ौर संजीदगी से देखते हुए कहा, हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी रेस्टोरेंट की ओपनिंग वाले दिन सबसे पहले और इकलौते कस्टमर हैं। लेकिन मसला ये है इमामा कि ये क्रॉकरी और कटलरी इतनी नई है कि इसमें खाना खाने को दिल नहीं कर रहा। मैं पुराने बर्तनों में नहीं खा सकता। इमामा का मूड बुरी तरह ऑफ हो गया। कम से कम ये वो जुमला नहीं था जो वो इस मौके पे सुनना चाहती थी। लेकिन ये बहुत खूबसूरत है। सालार को फ़ौरन अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तस्दीक की। उसे अंदाज़ा हो गया था कि फ़िलहाल वो मज़ाक को सराहने के मूड में नहीं थी। इमामा के तासुरात में कोई तब्दीली नहीं आई। वो अपनी प्लेट में चावल निकालते हुए सालार से कहा, खाने के बाद कहीं कॉफ़ी पीने चलेंगे। उस बार उसके चेहरे पर कुछ नरमी आई थी। किचन का सामान लेना है, उसने फ़ौरन कहा। वो चावल का चम्मच मुँह में डालते-डालते रुक गई। अभी भी कोई सामान लेना बाकी है? वो हैरान हुआ। ग्रोसरी चाहिए। कैसी ग्रोसरी? किचन में तो सब कुछ मौजूद है। आटा, चावल, दालें, मसाले क्या है? कुछ भी नहीं है। इमामा ने जवाब दिया। उनको मैंने क्या करना है? मैंने कभी खाना नहीं बनाया। साला ने कंधे उचकाकर लापरवाही से कहा। लेकिन मैं तो पकाऊंगी ना, हमेशा तो दूसरों के घर से नहीं खा सकते। इमामा ने संजीदगी से कहा। जार्स और कंटेनर्स भी चाहिए। इमामा को याद आया। फिलहाल आज मेरा कोई खरीदारी करने का मूड नहीं है। मुझे थकन महसूस हो रही है। सलार का रहा। फिलहाल आज मेरा इस तरह की खरीदारी करने का कोई मूड नहीं है। मुझे थकन महसूस हो रही है। अच्छा ठीक है, कल खरीद लेंगे, इमामा ने कहा। इस रात वो कॉफ़ी के लिए करीबी मार्केट तक गए। कॉफ़ी फोर्ट्रेस स्ट्रीट तक गाड़ी घुमाते वो वहीं बैठकर उन्होंने कॉफ़ी पी। शुक्र है किताबों की जगह तो मिल गई। सालार कॉफ़ी पीते हुए चौंका। वो खिड़की से बाहर दूर शॉप्स को देखते हुए बड़बड़ाई थी। उसके लाशऊर में अब भी कहीं वो किताबें अटकी हुई थी। वो किताबें नहीं हैं, सालार ने संजीदगी से कहा। कॉफ़ी का घूंट भरते उसने चौंक कर सालार को देखा। 95% नॉवेल्स हैं और वो भी चीप रोमांस वाले। 5-10 में समझ सकता हूँ। चलो इतने सालों में 100-200 भी तो हो सकते थे। ये 1,500-2,000 इस तरह के नॉवेल्स, तुम्हारा कितना स्टैमिना है इस तरह की रबिश पढ़ने के लिए? और तुम बाकायदा मार्क करके पढ़ा कर इन नॉवेल्स को। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में चीप नॉवेल्स की सबसे बड़ी कलेक्शन इस वक्त हमारे घर पर है। वो खामोश रही, कॉफ़ी पीते खिड़की से बाहर देखती रही। सालार कुछ देर उसकी तरफ उसके रद्दमल का इंतज़ार करता रहा। फिर उसकी लंबी खामोशी पर उसे खदशा हुआ कि कहीं वो बुरा तो नहीं मान गई। अपना बायां बाजू उसके कंधे पर फैलाते हुए उसने खामोशी से माजरत पेश की। ठीक है, चीप रोमांस है, लेकिन अच्छा लगता है मुझे सब कुछ। वो खिड़की से बाहर देखते हुए कुछ देर बाद बोली, वहाँ लोग हमेशा मिल जाते हैं, कोई किसी से बिछड़ता नहीं है। मेरे लिए वंडरलैंड है ये। वो खिड़की से बाहर देखते हुए किसी कहीं और पहुंची हुई थी। वो खामोशी से उसका चेहरा देखता रहा, उसे सुनता रहा। जब अपनी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा ना रहा हो ना, तो किसी ऐसी दुनिया में जाना अच्छा लगता है जहाँ सब कुछ परफेक्ट हो। वहाँ वो कुछ हो रहा था जो आप चाहते हो, वो मिल रहा है जो आप सोचते हो। झूठ है ये सब कुछ, लेकिन कोई बात नहीं। इससे मेरी ज़िंदगी की कड़वाहट थोड़ी कम हो जाती थी। जब मैं जॉब करती थी ना, तो सबसे ज़्यादा पढ़ती थी नॉवेल्स। कभी-कभार सारा दिन और सारी रात। जब मैं नॉवेल्स पढ़ती थी तो मुझे कोई भी याद नहीं आता था। अम्मी, अबू, बहन, भाई, भतीजे-भतीजियाँ, भांजे-भांजियाँ कोई भी नहीं। वरना बहुत मुश्किल था सारा दिन, सारी रात सोने से पहले अपनी फैमिली के अलावा किसी और चीज़ के बारे में सोचना, अपने अलावा किसी और के बारे में परेशान होना। मैं खौफनाक ख्वाब देखती थी। फिर मैंने नॉवेल्स के ज़रिए ख्वाबों की एक दुनिया बसा ली। मैं नॉवेल खोलती थी और यकदम ज़िंदगी बदल जाती थी। मेरी नॉवेल वाली ज़िंदगी, फैमिली मेरी वही होती थी। जलाल होता था। सालार काफ़ी का घूँट ले सका। उसके लबों पर इस शख्स का नाम सुनकर कितनी अज़ियत हुई थी उसे।
नहीं, अज़ियत बहुत छोटा लफ्ज़ था। ऐसी तकलीफ़ इंसान को शायद मर जाने के वक़्त होती हो। हाँ, अगर ये नॉवेल्स उसकी कामिल दुनिया और उसका वंडरलैंड थे, तो उसमें जलाल अंसर ही होता होगा, सालार सिकंदर नहीं हो सकता था। वो उसके साथ मज़हबन और कानूनन एक रिश्ते में बंधी थी। दिल के रिश्ते में कहाँ बंधी थी, दिल के रिश्ते में तो शायद अभी तक। और वो तो उसका माज़िद था, जलाल अंसर के सिवा कोई और दूसरा नहीं था। उसका चेहरा देखते हुए रंजीदगी से सोच रहा था और इमामा को बोलते हुए शायद एहसास भी नहीं हुआ था कि उसने जलाल का नाम किसी और पैराए में लिया है। एहसास होता तो ज़रूर अटकती या कम से कम एक बार सालार सिकंदर का चेहरा ज़रूर देखती। वो अभी भी खिड़की से बाहर देख रही थी, अभी भी कहीं और थी, अभी भी किसी और का सबर आज़मा रही थी। अच्छा लगता था मुझे इस दुनिया में रहना। वहाँ उम्मीद थी, रोशनी थी, इंतज़ार था, लेकिन लाहासिल नहीं, तकलीफ़ थी। मगर अवधी नहीं, आँसू थे, मगर कोई पूछ देता था। और वाहिद किताबें थी जिसमें इमाम हाशिम होती थी, आमना नहीं। हर बार इन किताबों पर अपना नाम लिखते हुए मैं जैसे खुद को यकीन दिलाती थी कि मैं हूँ। दोबारा किताब खोलने पर जैसे किताब मुझे बताती थी कि मैं कौन हूँ। वहाँ मुझे मेरे पुराने नाम से बुलाती थी, उस नाम से जिससे इतने सालों में मुझे किसी ने कोई कभी नहीं बुलाया था। तारीकी में वाज़ दफ़ा इतनी रोशनी भी बहुत होती है, जिससे इंसान बेशक अपने आप को ना देख पाए, लेकिन अपना वजूद महसूस करने के काबिल तो हो जाए। उसकी आवाज़ अब भीगने लगी थी। वो खुद खामोश हो गई थी। दोनों के हाथों में पकड़े कॉफ़ी के कप।